जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आए एक छोटा सा सेशन कुछ क्वेश्चंस के साथ फिजिक्स में। होप सब अच्छा होगा। ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस कर पाए। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दशहरा आप अच्छे से मनाएं और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन मिरर्स टू ऑब्टेन 3 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प ऑफ 2 प्लेन मिरर्स। तो आपने ये कंडीशन पढ़ रखी है पहले। 2 समतल दर्पण 2 प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल थीटा है, इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू होता है 360 बाई थीटा। अगर ये ऑड मिलता है तो यही ले लेते हैं और अगर इवन होता है तो -1। ठीक, तब अभी तो हमको ऑड पूछा जा रहा है, लेकिन पता नहीं वो इवन से माइनस करके आया है या डायरेक्ट आया है। तो बोले इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 बाई थीटा रखेंगे। तो आप देखो 360 बाई थीटा रखेंगे तो सब वैल्यू रख के चेक करिए। तो अगर आप 60 रखेंगे तो 6 आएगा, -1 करेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब 90 रखेंगे। 90 करिए तो मिला 4, -1 करेंगे तो 3। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, ऑप्शन सी सही है। या सभी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो जब इवन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, n के जगह पे 3 रखो, 1 उधर से इधर ले आओ बेटा, प्लस हो गया। और ये क्या मिल गया, 360 बाई थीटा। थीटा के लिए क्या हो गया, बोले 360 बाई 4 दैट इज 90 डिग्री। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इसमें से किसको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। कौन पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ये है साउंड वेव। क्योंकि साउंड वेव कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य तरंगों का यही पहचान है कि उसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों ट्रांसवर्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, बट अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं किया जा सकता है। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है, सो इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक, इसका ध्रुवण नहीं कर सकते हम लोग। If 100 gram of ice having 0 degree Celsius temperature is added to 100 gram of water at 80 degree Celsius, कह रहा है कि हमारे पास क्या है, बोले हमारे पास क्या है 100 ग्राम हमारे पास 100 ग्राम आइस है। कब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसे ऐड करते हैं तो बोले होगा क्या, बोले यहाँ पर लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक, फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि भैया उसको जितना हीट हम देंगे, ठीक, जितना हीट देंगे उतना हीट क्या करेगा, वो हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। तो हम यहां से लिख रहे हैं mc डेल्टा टी, ये हीट देने वाला है, हीट लेने वाला m लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट देने वाला 80 डिग्री सेल्सियस का जल है, और जो पिघलेगा वो क्या करेगा, बोले 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, पहले पिघलेगा वो, फिर अगर उसको हीट मिली तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो क्या कर सकते हैं, बोले mc डेल्टा टी इधर भी लगा सकते हैं। ये कितना है, 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट होता है 1, टेम्परेचर कितना 80 माइनस एक्स, इधर क्या हो गया, बोले मास। तो अगर मास बराबर है तो आप दोनों तरफ लेके कॉमन कैंसिल कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट 80 होता है, प्लस 100 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, तो आप 100 उधर से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिला, बोले 80 माइनस एक्स, इधर क्या मिला बेटा 80 प्लस एक्स। ठीक, एक्स को उधर ले जाओ, इधर क्या मिला 80 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 0। x वाज द फाइनल टेम्परेचर, x क्या था, x अंतिम तापमान था उसका, x वाज 0। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ठीक, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप कि अगर हम जो हमारे पास जल है उसको पूरा ठंडा कर दें तो कितना हीट देगा। तो बोले वही mc डेल्टा टी कितना दे देगा, बोले 100 इंटू 1 इंटू 80 से लेके 0 ले आते हैं तो कितना दे देगा, बोले 8000 कैलोरी हीट दे सकता है। और 8000 कैलोरी हीट चाहिए किसके लिए, ml लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों, मास है 100 ग्राम और इसका लैटेंट हीट कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 100 ग्राम को पिघलाने के लिए कितना कैलोरी चाहिए, बोले 8000 कैलोरी। तो पूरा 8 का 8000 क्या हो गया, उसको मेल्ट करने में लग गया।
तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये भी एक तरीका है इसको करने का। What will be the equivalent resistance between A and B? दिए गए इक्वेशन में या जो आपको ग्राफ दिया गया है इसमें आप बताएं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बोले 1 + 1 2 ओम, इधर भी 1 + 1 2 ओम, तो 2 और 2 ओम कैसा हो जाएगा? बोले 2 ओम पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 / 2 इज 1। 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन सी ठीक है। What will be the temperature at the Celsius? ऐसा टेम्परेचर बताइए जहां पर डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं। तो आपने पहले तो फॉर्मूला देखे, C/100 इज इक्वल्स टू F-32/180। ठीक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखा करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/9 आ गया। कह रहा है कि क्या हो जाए? बोले C इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू X। इनको बराबर मान लेते हैं, तो C के जगह यहाँ पर लिख दिया X, तो ये 9 आ गया, इधर 9X हो गया, 5X - 32। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? बोले 9X इज इक्वल्स टू 5X - 160। इधर ले आइए, तो 9X - 5X इज इक्वल्स टू -160। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिल गया? 4X इज इक्वल्स टू -160। 4 से कैंसिल कर दीजिए, क्या मिल गया? -40। X की वैल्यू कितना मिल गया? -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस को -40 फॉरेनहाइट भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो आप चाहे -40 डिग्री सेल्सियस कहिए या -40 डिग्री फॉरेनहाइट कहिए, दोनों में वैल्यू जो मिलेगी वो सेम होगी। When water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? बोले वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होगा कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब जल का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो हमने 0 से हीट किया, तो जब 0 से हीट किया 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम, तब जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम वहां पर वॉल्यूम कैसा है? मिनिमम। मतलब पहले क्या होगा? पहले तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? हीटेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0 से 4 तक घटेगा और 4 के बाद बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन डी सही है। फर्स्ट डिक्रीजेस एंड लेटर इंक्रीजेस। पहले घट जाएगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। A lens of 2 diopter placed in contact of lens -1 diopter, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू P1 + P2, तो 2 + -1 क्या बचा? +1 डायप्टर। ठीक, इससे एक बात पता चल गया कि ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो बोले पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर का मतलब फोकल लेंथ इधर है, तो फोकल लेंथ इधर किसका होता है? पॉजिटिव। बोले कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहां से हमने क्या देखा? कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? बोले कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ कितना है? तो बोले कन्वर्जिंग में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये और ये। फोकल लेंथ क्या होता है? बोले F इज इक्वल्स टू 1/P, तो 1/1 इज 1, तो आपको क्या मिल गया? 1 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन सही है? बोले ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर? हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स this? ठीक, हाउ मेनी, या आप ये कह सकते हैं कि कौन सा यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, तो बोले कितने हो सकते हैं? तो बोले 1 हो सकता है। बोले 1 कौन सा? बोले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आए, तो बोले इसमें ऑप्शन ए सही है। 1 ही आएगा। इन लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो वो पूछ रहा है कि कितने हो सकते हैं। ठीक, ये है डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इफ P, Q एंड R फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी? नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इसमें कौन सा नहीं होगा? तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत।
वो क्या कहता है, द फिजिकल क्वांटिटीज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर मस्ट हैव सेम डायमेंशन। जो चीजें आपस में जोड़ी अथवा घटाई गई हैं उनकी बीमाएं समान होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर P और Q को आपस में माइनस किया गया है और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, P और Q को माइनस तो किया गया लेकिन उनकी बीमाएं समान नहीं है, जो कि डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। A passenger in moving train tosses a 5 rupees coin. Coin falls behind him. इसका मतलब जो कोई, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चलते चलते उछालते रहेंगे तो हमारे हाथ में हमेशा गिरता रहेगा, मतलब उसके पास वही मोशन होगा जो हमारे पास है अगर हम यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं। अब कॉइन पीछे गिर गया मतलब हमारी स्पीड बढ़ गई। हमारी स्पीड बढ़ने का मतलब हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगर हमारा जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगा तो आएगा ये। A book is kept on the table. A book is kept on the table with the angle between action of the book and reaction of the table. ठीक, कह रहा है कि जो आपका हमने ऐसा रख दिया, यहाँ पर मान लो ये टेबल है, इस पे बुक रख दिया, तो बुक क्या करेगा, बोले mg डाउनवर्ड लगाएगा। रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, बोले 180 डिग्री। या इसका दूसरा तरीका है, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप इस चीज को जान सकते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी क्रियाबलों का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है। तो एक्शन रिएक्शन कैसा होता है, इक्वल अपोजिट। अपोजिट का मतलब वहां से भी आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री को। (10,000 km from the center of Earth, the intensity of gravitational field at point is 4.8 Newton per kg square. What will be the gravitational potential at this point? Gravitational potential बोले potential energy of unit mass। तो potential energy of unit mass क्या लिख सकते हैं, माइनस m unit mass, m की वैल्यू 1 लिख देते हैं, g इंटू एच। तो g की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर -4.8, h कितना दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर। तो 10,000 का मतलब है 10 to the power 4, किलोमीटर की जगह 10 to the power 3 मीटर रख रहे हैं, 10 to the power 7। तो ये क्या मिल गया, ऑप्शन ए -4.8 इंटू 10 to the power 7 जूल पर केजी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मेड अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जो कोर मटेरियल यूज करते हैं। तो बोले सोलेनॉइड बनाने के लिए पहले यूज करते हैं कोर मटेरियल, फिर उस पर लगाते हैं इंसुलेशन, और इस इंसुलेशन के ऊपर क्या कर देते हैं, कॉइलिंग। तो ये जो कॉइलिंग की गई है इसके अंदर की बात कर रहा है कि अगर यहाँ पर सॉफ्ट आयरन लगा दें तो बोले सॉफ्ट आयरन सबसे अच्छा, ये जो कोर मटेरियल है अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए क्या होता है, बोले सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक अच्छा कोर मटेरियल माना जाता है। The process of breaking heavy nucleuses into two lighter nucleuses is called। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, एक बड़ा सा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैन बी सीन इन। बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग को किसमें देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली किसी फ्लूइड के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बोले ये कहाँ देखा जा सकता है, बोले ये देखा जा सकता है वायुयान। पहले उसकी स्पीड बनाते हैं, और स्पीड बनाते हैं तो एयर क्या होगा, बोले इधर से एयर क्या आ गया इसके पास, बोले इसके पास काइनेटिक एनर्जी, ये क्या देगा प्रेशर। प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिल करके उसको क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं, उठाने में हेल्प कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। A capillary tube is carried from the Earth's surface to the moon. If the acceleration due to gravity on the Earth is 6 times that of moon, what will be the increase in liquid column on the moon? यदि केस नली को, किसी केशिका नली को हम कहाँ ले जा रहे हैं, पृथ्वी से चंद्रमा पर, और हमको पता है चंद्रमा से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कैसा है, 6 गुना कम है, 1/6 है। तो बोले उसमें क्या होगा, राइज क्या हो जाएगा,
तो बोले हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम किस पे डिपेंड करता है, बोले फॉर्मूला है इसका, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम 2t cos थीटा अपॉन r रो g। तो ये क्या कर रहा है, लिक्विड बदल नहीं रहा है, कैपिलरी ट्यूब वही ले जा रहा है, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं वही रहने वाली हैं, बस एक चीज बदल जाएगा g। तो g के जगह पे क्या रखना है, कह रहा जो h न्यू वाला होगा तो क्या रख रहे हैं, बोले 2t cos थीटा r रो, g के जगह पे क्या रखना है, g/6। तो ये सारा व्यवस्था तो वही पहले वाला है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 6h। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 टाइम्स द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सतह पर जितना था उससे 6 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या ठीक हुआ, बोले ऑप्शन ए करेक्ट आया इसमें। द molecular capacitance of diatomic gas at a same volume at the same pressure will be in the ratio. The molecular capacitance of a diatomic gas same volume at the same pressure will be in the ratio. समान दाब तथा समान आयतन पर किसी द्विपरमाणविक गैस के मोलर धारिताओं का अनुपात, दो परमाणविक गैस के अनुपात क्या होगा, बोले 1.4। ये कह रहा गामा की बात कर रहा है, Cp/Cv, गामा इज Cp/Cv, दैट इज 1.4, 1.4 इज 7/5, इज 7/5। तो ये हमको क्या मिल गया, बोले गामा की वैल्यू मिल गया, गामा इज 7/5। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, द सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, बोले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, बोले वो करेगा एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक सर्कल में चल रहा होगा, ठीक, तो सर्कल में चल करके करेगा क्या, वो भाई सर्कुलर मोशन करेगा। तो कह रहा है एक सर्कल पे चलते हुए वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड फिक्स है। तो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ आती है कि भाई स्पीड फिक्स है, तो हमको दो चीज़ों में ये चीज़ें दिखाई दे रही। एक जो उसमें कॉमन आ रहा है कि भाई वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें कही जा सकती हैं। तो बोले एक बात तो हमको पता है कि ये अगर यहाँ से चल रहा है और इसकी स्पीड फिक्स है, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करेगा, और ऐसा करने वाले मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो पीरियोडिक तो है ये। क्या ये सिंपल हार्मोनिक भी है? सरल आवर्त गति है, बोले आवर्ती है, बट सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि सरल आवर्त गति में क्या होगा, बोले ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मीन पे आएगा, ठीक, बार बार उसको बोले जो उसका एक्सेलरेशन होगा अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट होगा। इस वजह से यहाँ पर ये मोशन कैसा है, बोले पीरियोडिक बट नॉट सिंपल पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग संपीड़ित एवं विरलों के वायु स्तंभ में गुजर रही है। क्रमागत संपीड़न एवं विरलनों में द साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एन एयर कॉलम, इट फॉर्म कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। इन सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बोले नहीं हो सकता, डेंसिटी तो बदलेगी। बायल के नियम का पालन होता है, बोले नहीं होता है बायल के नियम का। द वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ एयर ऑसिलेट्स, ये क्या कह रहा है कि एयर का जो कोफिशिएंट है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है, उसके हिसाब से ऑसिलेट करता है। वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी, द वॉल्यूम ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ एयर ऑसिलेट्स, बोले ये भी ठीक नहीं है। क्या कह रहा है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, बस ये सही है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्यों सही है, बोले क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, केवल साउंड एनर्जी ट्रांसफर करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर इन सीरीज कितना हो जाएगा, बोले n टाइम्स r, और कह रहा है आर इन पैरेलल क्या हो जाएगा, बोले r/n। इन दोनों का रेशियो, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ क्या मिलेगा, n स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, n स्क्वायर, n स्क्वायर मिला अपने को।
क्वेश्चन नंबर 21, a Wheatstone bridge if the battery and the galvanometer are interchange। एक व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहा है जिसका क्या है, बोले हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इन जनरली ऐसा होता है जिसके अंदर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। अब कह रहा है तो बैटरी का सोर्स कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बैटरी का सोर्स। कह रहा है इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, इंटरचेंज करके क्या करेंगे, बोले इंटरचेंज कर दिया ये इधर से इधर, इधर से कर दिया और इधर से इधर कर दिया। तो कह रहा है नहीं, गैल्वेनोमीटर की जगह पे क्या लगाना है, बैटरी लगाना है। गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दिया और क्या लगा दिया यहाँ पे, बैटरी। गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया, चेंज करके क्या लगा दिया भाई, बैटरी लगा दिया गैल्वेनोमीटर की जगह। और जहाँ पर बैटरी लगा है वहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, PQRS वही है। तो जब ये बैलेंस है तो इसमें क्या होगा, बोले नो करंट फ्लोज थ्रू इट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए है विल चेंज इन ईस्ट डायरेक्शन, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, आंसर नहीं होगा। नो वन विल कॉन्वर्ट, बोले यहाँ पे रखिए आप चाहे इसको यहाँ से जोड़ के रख रहे थे, बात तो वही है, किसी भी एक आर्म से जोड़ेंगे P/Q। तो बोले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर मान लो कि भैया ये PQRS है तो ये कहता है P/Q इज इक्वल्स टू R/S होना चाहिए, और वो दोनों ही कंडीशन में हो रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। Different objects are seen by the eye at different distances. The parameter which remains fixed is, क्या फिक्स रहेगा, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को आंख से देखा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अलग अलग टाइम पे होंगी। पहला, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकस नहीं, बोले फोकस तो एडजस्ट करते हैं, लेंथ का साइड हमारा जो आई लेंस है सिलियरी मसल्स उसको एडजस्ट करता है तो वो एडजस्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, बोले नहीं वो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम खुद ही बोल रहे हैं कि हम उसको पास दूर रख सकते हैं। भाई कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, फिर कोई दूर में है, कोई और ज़्यादा दूर है, वो नहीं हो सकता है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस ऑफ द आई, बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलेगा तो फोकस नहीं बदलेगा, और फोकस नहीं बदलेगा तो लेंस की पावर आसपास हम नहीं चेंज कर पाएंगे, जिसका मतलब ये भी बदलेगा। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ऑफ द आई, बोले हाँ वो रह सकता है, क्यों, बोले यहाँ पर हमने बनाया, अगर ह्यूमन आई स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आई लेंस है, और आई लेंस के पीछे क्या होता है, रेटिना। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी ये जब रेटिना पर इंटरसेक्ट करेगी तो वहीं इमेज बनेगा। तो अगर इसका इंटरसेक्शन रेटिना पर होगा तो ये डिस्टेंस तो फिक्स रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या फिक्स रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस ऑफ आई, ठीक है, आई लेंस से ये रहेगा। When a magnetic needle is placed in a non-uniform magnetic field, it experiences, कह रहा है कि जब हम एक क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वहां पर होगा क्या, उसके ऊपर फोर्स लगेगा लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा। फोर्स और टॉर्क दोनों लगेगा, एक टॉर्क लगेगा लेकिन कोई फोर्स नहीं लगेगा, नाइदर ऑफ द एबव। तो हमको पता है कि भैया अगर हमारे पास एक असमान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक मैग्नेट रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बोले टॉर्क भी लगेगा, उसको घुमाएगा भी वो। उसमें बोले असमान होता है तो मैग्नेटिक नीडल डेविएट करने लगती है। तो डेविएशन का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड असमान हो गया, और मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स लगाएगा तभी तो टॉर्क आएगा। तो यहाँ पर फोर्स और टॉर्क दोनों ही लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, the density of object equal to the density of liquid. If the object is gently pressed down, it will be, कह रहा है एक वस्तु ठीक द्रव की सतह पर तैर रहा है। मान लो कि हमारे पास भाई ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कोई फ्लूइड है भरा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो जेंटली उसके सरफेस पे ही तैर रहा है। अब कह रहा है कि अगर उसको प्रेस कर दें, थोड़ा सा जेंटली प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोले डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा भाई, बोले इस पर अगर हम प्रेस करेंगे तो डूब जाएगा। क्यों, बोले डेंसिटी उसकी बराबर है। अब जैसे वो नीचे आ गया, बेटा थोड़ा सा प्रेस कर दिया नीचे आ गया,
अब इसके ऊपर क्या हो गया, बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कौन बढ़ गया, बोले एयर कॉलम का प्रेशर बढ़ गया। अब एयर कॉलम क्या करेगा, इनको दबा के नीचे ले जाएगा। ठीक, तो जब एयर कॉलम नीचे ले जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, तो आपको ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये है सी। ठीक, ड्राउन टू लिक्विड, डूब जाएगा। पहला कह रहा विल स्लोली रिटर्न टू द फॉर्मर पोजीशन, वापस ऊपर आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा क्योंकि एयर कॉलम का प्रेशर बढ़ गया, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इस वजह से वो डूब जाएगा। तो ऑप्शन सी है कि वो सिंक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन, परमानेंट का मतलब है अपनी जगह पर फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी। तो बोले एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोले यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है यहाँ पर क्या रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हमने पढ़ा है F = QVB। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, QVB। Q इज चार्ज, चार्ज है इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है। V इज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी है, बोले नहीं, वेलोसिटी 0, मतलब रेस्ट चार्जेस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0, सो हेंस फोर्स इज ऑल्सो 0। ठीक, तो अब इसमें देखें क्या क्या चीज कह रहा है, मूव इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिमेन्स परमानेंट, ऑप्शन बी रिमेन्स परमानेंट, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो अपनी पोजीशन वो क्यों चेंज करेगा। ठीक, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू, जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, आई एम BL यादव। बच्चों, आज लेकर आया हूं पैसेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं X ग्रुप और Y ग्रुप के, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश है X और Y का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। ठीक है, X में भी 20 क्वेश्चन, Y में भी 20 क्वेश्चन, नेवी SSR में हालांकि 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम ये सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ जो है, तो सैम्पल पेपर यानी किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है वो X ग्रुप का है बच्चों, ध्यान रखिएगा, X ग्रुप का है। हालांकि पैसेज Y ग्रुप में भी आता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आता, पैसेज उसमें भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पैसेज है, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो क्वेश्चन पहले हम थोड़ा सा पैसेज के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो पैसेज क्या कह रहा है, हु डिजर्व मोर सीवियर पनिशमेंट, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है कठोर सजा का, जो रिश्वत देता है या रिश्वत लेता है। हु डिजर्व सीवियर पनिशमेंट, वन हु गिव्स ब्राइब, वह जो रिश्वत देता है, आर द वन हु टेक्स देम, या जो उनको लेता है। द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ द ब्राइबरी इज पॉसिबल, ये जो करेक्ट प्रैक्टिस है ये रिश्वत का, ये संभव तभी है बिकॉज देयर इज समवन, कुछ लोग हैं हु इज रेडी टू पे मनी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी टू पे मनी फॉर इलीगल एक्शन आर डिसीजन इन हिज फेवर, फेवर FAVOUR होना चाहिए, फेवर। ठीक, अपने पक्ष में कोई फैसला या तो करवाने के लिए, जैसे नौकरी वगैरह के लिए कुछ लोग करते हैं, तो फेवर की स्पेलिंग यहाँ पर बना लीजिएगा, FAVOUR होगा, फेवर। ठीक है, अदरवाइज अन्यथा हाउ कैन वन डिमांड ए ब्राइब, अदरवाइज कोई कैसे डिमांड कर सकता है रिश्वत के लिए। द ब्राइब गिवर टेम्प्ट, जो रिश्वत देने वाला होता है वो प्रलोभन देता है, टेम्प्ट अदर, दूसरे को टू बी करप्ट एंड दस डिमलाइज अवर नेशंस करेक्टर, और हमारे जो राष्ट्र को क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। इवन जीसस क्रिस्ट ने क्या कहा था कि फियरिंग द पावर ऑफ टेम्पटेशन, मतलब इस प्रलोभन से लोगों की, जो प्रलोभन की शक्ति है, इसके लोगों को डर होनी चाहिए। टेम्पटेशन हैड सेड, उन्होंने कहा लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन, मतलब इस तरह के प्रलोभन के चक्कर में मत पड़ो, इस तरह से लालच के से आगे मत बढ़ो। लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन, अ ब्राइब गिवर इज जनरली मनीड एंड इन्फ्लुएंशियल, जो ब्राइब गिवर होता है, जो रिश्वत देने वाला होता है, जनरली क्या होता है, मनीड होता है, मतलब मालामाल होता है, उसके पास पैसा होता है। एंड इन्फ्लुएंशियल का मतलब जो क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड हु गिव्स ब्राइब, जो रिश्वत देता है, गिव्स ब्राइब शुड बी अवॉर्डेड मोर सीवियर पनिशमेंट, इसलिए क्या है, जो रिश्वत देता है उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो देता है उसको मिलनी चाहिए कठोर सजा।
सीवियर पनिशमेंट बिकॉज ही एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द पुअर, क्योंकि वो गरीबों का क्या कर रहा है, दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है। ठीक है। गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब हैपेंस इन ए मोर वाइशियस सर्किल, ये रिश्वत देना और रिश्वत लेने का जो सर्किल है ये बहुत घृणित है, पाप की तरह है, वाइशियस है, घृणित है सर्किल, विच कैन कंटिन्यू ओनली बिकॉज ऑफ मनी। ये और ये कैसे लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि पैसे के कारण। नेचुरली देयरफॉर इट इज द एफ्लुएंट दैट ग्रीसेस दिस व्हील ऑफ करप्शन, इसलिए इट इज द एफ्लुएंट, कुछ लोग जो एफ्लुएंट हैं, दैट ग्रीसेस दिस व्हील, इस व्हील जो ये रिश्वत का पहिया है इसमें ग्रीस लगाने का काम कर रहे हैं, मतलब उसको चमकाने का काम कर रहे हैं, उसको और आसान करते हैं अपना काम कराने के लिए, उसमें ग्रीस लगाते हैं। कहने का मतलब ग्रीस दिस व्हील आप करप्शन, जो करप्शन का ये चक्र है इसको क्या करते हैं और आगे बढ़ाते हैं रिश्वत दे देकर। एंड शुड अकॉर्डिंगली बी डेल्ट विथ फर्मली, इसलिए इनके साथ बहुत कठोरता से निपटना चाहिए। एंड सुटेबली पनिश टू पुट अ स्टॉप टू दिस निफेरियस प्रैक्टिस, और इस घृणित कार्य को रोकने के लिए उनको कठोर से कठोर सजा देना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब आता है आपका पैसेज। पैसेज बच्चों क्या कहता है कि द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी इज देयर बिकॉज देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है। ब्राइबरी इज देयर बिकॉज ऑफ देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स, ट्रू। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 आता है, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर रिस्पॉन्सिबल एमंग द फॉलोइंग, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर रिस्पॉन्सिबल, कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, तो ये तो साफ साफ दे रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर रिस्पॉन्सिबल एमंग द फॉलोइंग, तो आपको लग रहा है क्या, रिश्वत देने वाला, यानी द ब्राइब गिवर, द ब्राइब गिवर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी पनिश्ड मोर सीवरली, किसको सबसे ज़्यादा कठोर सजा देनी चाहिए, इसका भी राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, द ब्राइब गिवर, जो रिश्वत देता है उसी को सबसे, देने वाले को कठोर सजा मिलनी चाहिए, ये बात पैसेज में भी आई हुई है, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर करप्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा करप्ट है, आवर सिस्टम, द पर्सन हु डिमांड्स ब्राइब, या द एफ्लुएंट हु एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द पुअर, या डी कह रहा है द सपोर्टर्स ऑफ द ब्राइब हु इज लेफ्ट विद लिटिल चॉइस। तो फटाफट आंसर बताएं, तो इसका क्या होगा, सी, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, द एफ्लुएंट हु एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द पुअर। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद हमारे 5 कर क्या है, द सिमिलर वर्ड टू द मीनिंग ऑफ निफेरियस, निफेरियस का मतलब घृणित होता है, निफेरियस का मतलब घृणित होता है, तो यहाँ पर डिलिबरेट दिया है, सेंसिबल दिया है, विक्ट दिया है, हर्ष दिया है, तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, विक्ट, विक्ट का मतलब धूर्त होता है, यहाँ पर निफेरियस का मतलब घृणित भी होता है, धूर्त भी होता है, तो इसका क्या होगा, विक्ट होगा, राइट आंसर सी। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़े तो हमको मिला स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में क्या कह रहा है, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। तो स्पॉटिंग एरर में कह रहा है कि ऑफ ऑल दी मॉडल जेसिका इज मोर गुड लुकिंग वन, तो सभी से कह रहा, ऑफ ऑल मॉडल, सभी मॉडल से कह रहा है, तो जो सब से कह रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मोर गुड लुकिंग के स्थान पर क्या होगा बच्चों, दी मोस्ट गुड लुकिंग होगा, दी मोस्ट गुड लुकिंग। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग भी होता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग और मोस्ट गुड लुकिंग भी होता है। तो यहाँ पर मोर के स्थान पर मोस्ट होगा, क्योंकि सभी से कह रहा है, यानी ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर होगा द मोस्ट गुड लुकिंग। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस, तो इट इज़ अ डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और नाउन की विशेषता नहीं बताता है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, लेकिन अगर इसको डेजर्टेड लिख दोगे तो ये रेगिस्तान का सेंस नहीं देगा, बल्कि इसका मतलब सुनसान होता है। डेजर्टेड का मतलब ये सुनसान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सुनसान या वीरान। अब ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया,
इसलिए क्या होगा, इट इज़ अ डेजर्टेड प्लेस। डेजर्टेड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, डेजर्टेड हमारा एडजेक्टिव है, राइट। अब ये नाउन की विशेषता बताएगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है। डेजर्ट के स्थान पर डेजर्टेड रखोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, 2 years पास्ट सिंस माई कजिन्स डाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 years हैव पास्ड होना चाहिए, ठीक है। 2 years हैव पास्ड, 2 years हैव पास्ड, यानी यहाँ पर हैव पास्ड, 2 years हैव पास्ड, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इधर प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, तब इधर पास्ट इंडिफिनिट आता है, या तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है तब इधर पास्ट इंडिफिनिट आता है, ये रूल होता है, ठीक है। तो 2 years हैव पास्ड होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एनी ऑफ द 2 रोड्स लीड टू द स्टेशन। तो एनी ऑफ द 2 के लिए ध्यान रखिएगा, एनी का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर इधर का प्रयोग होगा। क्या होगा बच्चों, इधर का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। द टीचर मेड, तो ध्यान रखिएगा, मेक के बाद, मेक का सेकेंड फॉर्म यहाँ मेड यूज हुआ है। मेक के बाद जो वर्ब आती है उसके पहले टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब विदाउट इन्फिनिटी प्रयोग होती है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द टीचर मेड द बॉयज डू द सम, टू डू नहीं, डू द सम, ठीक है, क्योंकि मेक के बाद जो वर्ब आती है उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, ये रूल होता है। बी ऑप्शन गलत। मेक है, इसमें वॉच है, सी है, हियर है, लेट है, ये सब वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद जो वर्ब आती है उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ही लिव्स द 5th फ्लोर। तो यहाँ पर ही लिव डॉट डॉट ऑन का प्रयोग होगा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, वह 5वीं मंजिला पर रहता है, ऊपर रहने की बात की जा रही है, इसलिए ऑन। अगर वो दिल्ली में रहता है तो ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स एट करोल बाग इन दिल्ली, लेकिन यहाँ पर 5वीं मंजिला पर कह रहा है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। सी 11 का सी। इसके बाद फिर आया आई फ्रेज। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब किसी पर्सन से अटैच कर दिया जाता है तब उसके पहले दी लगता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर क्या आएगा, आई फ्रेज दी ऑनेस्टी, आप डी का प्रयोग करोगे, ठीक है। 12। इसके बाद फिर आया क्वेश्चन नंबर 13, द हेडमास्टर कांग्रेचुलेटेड रंजन। कांग्रेचुलेटेड कभी भी आन, कांग्रेचुलेटेड हमेशा और हमेशा आन लेता है अपने बाद, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कांग्रेचुलेट के बाद हमेशा आन का प्रयोग होता है, न तो फार आएगा, न तो टू आएगा, न तो अबाउट आएगा, न तो विथ आएगा, हमेशा और हमेशा क्या लेता है, ऑन लेता है। तो द हेडमास्टर कांग्रेचुलेटेड रंजन ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर, द ब्राइब सेटल डाउन होता है, तो यहाँ पर डाउन होना चाहिए, सेटल डाउन वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट, सेटल डाउन, ठीक है। इसके बाद फिर आया क्वेश्चन आपका, द पैसेंजर कार सेल्स डिक्लाइन सो अ डिक्लाइन। यहाँ पर टू आगे लगा हुआ है, तो फ्रॉम जो होता है वो टू लेता है, फ्रॉम हमेशा टू लेता है, तो फ्रॉम 7 to 5.6 कह रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम, ठीक है। इसके बाद फिर है 5th के बाद फिर आता है इरेंड का मतलब कोई कार्य होता है, इरेंड का मतलब कोई कार्य होता है, तो क्या होगा, टास्क होगा। अब इसका क्या बताना है, सिनोनिम साफ लिखा हुआ है, सिनोनिम्स बताना है, तो इरेंड का सिनोनिम्स टास्क, इरेंड का मतलब कोई कार्य, तो टास्क का मतलब भी कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं फ्लाउट का मतलब होता है नियम आदि का उल्लंघन करना, तो डेफी होगा, राइट आंसर ए, क्योंकि सिनोनिम्स बताना है तो ए, फ्लाउट का ए, ठीक है, फ्लाउट का ए, डेफी, ठीक है। तो ये आपका 2 सिनोनिम्स थे, ये 2 सिनोनिम्स दिए हैं, सिनोनिम्स, इरेंड का टास्क और फ्लाउट का डेफी, ठीक, इसका डेफी होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट,
बेस जानते हैं, बेस एंटानिम्स बताना है, अपोजिट बेस का टॉप होगा, ये तो बहुत बेसिक है, बेस का टॉप होगा, ठीक है, बेस का टॉप होगा, ठीक है। वैनक्विश, वैनक्विश का मतलब जीतना होता है, जीतना होता है या विजय प्राप्त करना या जीतना। वैनक्विश का मतलब जीतना या विजय प्राप्त करना, तो क्या होगा, सरेंडर होगा। क्या होगा, सरेंडर होगा। जीतना या विजय प्राप्त करना तो क्या होगा, सरेंडर होगा, ठीक है। क्या होगा, सरेंडर। अब चूंकि एंटानिम्स चल रहा है तो एंटानिम्स में जीतना का सरेंडर, ठीक, सरेंडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है नेसेसरी, फाइंड आउट, तो क्या होगा, NECESSARY, राइट आंसर बी, ठीक है, NECESSARY, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इस तरह से हम सैम्पल पेपर्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग एकदम एनर्जेटिक होकर लग जाइए, ठीक है। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो सेट 1 हम करा चुके हैं, सेट 2 को मैं लेकर के आया हूं और इसमें भी ढेर सारी ट्रिक्स होंगी और ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सेट्स को और जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। तो ऐसे ढेर सारे सेट्स मैं आपके लिए लेता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 85, ऐसे डॉट 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 करके साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेयर्स बनते हैं। साइन स्क्वायर 5 के साथ कौन सा पेयर बनेगा, ये आपका बनेगा 85 का बनेगा। तो साइन स्क्वायर 85 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 90 माइनस 5 85 ही तो होता है। लेकिन साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 मुझे क्या दे देगा, 1। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, उस जोड़े का जो आंसर आया वो कितना आया, 1। एक पेयर का आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितने पेयर हम बना सकते हैं। चूंकि 5 से लेकर 90 तक काफी ज्यादा संख्याएं हैं, तो एक एक पेयर हम छांट के बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो इसका तरीका क्या है कि इसमें कितने पेयर्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, संभव है, उसको समझते हैं। उसके लिए आपको साइन स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, एंगल्स को लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एंगल्स हैं 90 तक, वो एंगल्स किस में हैं, एपी में है। वो एंगल्स बेटा किस में है, एपी में है। तो इसमें पदों की संख्या निकाल लेते हैं कि कितने पद आएंगे। तो 90 बराबर 5 प्लस n-1 इंटू 5, तो 90 5 प्लस 5n-5, ठीक है। ये 18 बार में कटेगा। तो n आपका 18 हो जाएगा, 18 5 ये 90 हो गया। तो n की वैल्यू आपको कितनी आई, 18 आई। मतलब हमने इसको सीधा सीधा हल किया तो n की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू 18, यानी कि इसमें पदों की संख्या बच्चे कितनी है, पदों की संख्या है 18। पदों की संख्या कितनी है, 18। अब देखिएगा यहाँ पे पदों की संख्या 18 है, लेकिन साइन स्क्वायर 45 भी तो इसमें कहीं ना कहीं आएगा। साइन स्क्वायर 45 भी आएगा। 45 किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, 45 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 45 दो बार तो लिखा नहीं जाएगा। तो 45 जोड़ा नहीं बनाएगा। और 90 भी आप देख रहे हैं, 90 के लिए 0 चाहिए था, तो 90 भी यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 भी किसी के साथ जोड़ा यानी कि पेयर नहीं बनाएगा। तो हमारे पास टोटल टर्म कितने थे, 18, उनमें से 2 हमने निकाल दिया। अब मेरे पास टोटल टर्म कितने बचे हैं, 16 बचे हैं। टोटल टर्म कितने बचे हैं मेरे पास, 16 बचे हैं, 16 बचे हैं, ठीक है। और 16 में कितने आप जोड़े यानी कि कितने पेयर बना सकते हैं,
तो 16 में मैं 8 पेयर जोड़ा बना सकता हूँ। 16 का आधा 8 होता है। 16 में मैं 8 पेयर्स यानी 8 जोड़े बना सकता हूँ। एक पेयर यानी कि एक जोड़े का आंसर मेरा कितना आ रहा था, आपको लिखवाया गया था। एक जोड़े का आंसर मेरा कितना आ रहा था, उत्तर मेरा कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। एक जोड़े का आंसर मेरा कितना आ रहा था बच्चे, आंसर मेरा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। एक जोड़े का आंसर क्या आ रहा था, 1। तो 8 जोड़े का आंसर क्या आएगा बच्चे, 8। 8 जोड़े का आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, तो एक जोड़े का आंसर 1 था, तो 8 जोड़े का आंसर बच्चे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 जोड़े का आंसर 8 आएगा, तो ए तो 8 हो गया। लेकिन अभी मेरा साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू रखनी बची है अभी, वो तो जोड़े की वैल्यू आई है। साइन 45 की √2 का होल स्क्वायर जाएगी और साइन 90 की आपकी 1 होगी। 8 1 9 1/2, ये 19/2 होगा। कितना होगा बेटा, 9 दूनी 18, ये 19/2। यही आपका डी वाला ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां देखिए, कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि क्या है बच्चे, विकर्ण आव्यूह है। कोई मैट्रिक्स क्या है, वो एक विकर्ण आव्यूह है। तो डी इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, अगर डी हमारा कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि विकर्ण आव्यूह है, डायगोनल है। विकर्ण आव्यूह सबको मालूम है, डायगोनल्स पे ही एलिमेंट होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो इसका सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक होता है बेटा, काफी बार मैंने क्लास में कराया है। इसका जब आप इन्वर्स निकालोगे तो बस जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके रेसिप्रोकल बना देने। आपको क्या बनाना है, डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल बना देना है। तो ये डी इन्वर्स आपको मिल जाएगा। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो ऐसा होता है, 1/d1, 1/d2, 1/d3। डायगोनल पे ही एलिमेंट आएंगे लेकिन इसके रेसिप्रोकल में आएंगे। तो यहाँ बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डायगोनल पे ही एलिमेंट है लेकिन किस पे हैं बच्चे, रेसिप्रोकल पे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इसको जो लिया है डिमॉइवस थ्योरम से लिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। 1 + cos π/8 प्लस i sin π/8 अपॉन 1 + cos π/8 माइनस i sin π/8। इस पूरे पे होल पावर कितना है बेटा, होल पावर 8 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है, यानी कि π/8 का आधा कितना हो जाएगा, π/16 हो जाएगा, प्लस i। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin π/16 इंटू cos π/16 बटे में, इसको 2 cos स्क्वायर π/16 माइनस i 2 sin π/16 इंटू cos π/16 लिखा जा सकता है। इस पूरे पे पावर कितना आ जाएगा बेटा, 8 पावर है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहां से, अब मैं यहां पे आता हूं। इसमें से 2 cos π/16 कॉमन जा रहा है, 2 cos π/16 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे cos π/16 प्लस i sin π/16 बचेगा, और नीचे क्या आएगा बच्चे, यहाँ से भी 2 cos π/16 मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पे cos π/16 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, i sin π/16। ठीक है, इस पूरे पे पावर कितना है, 8 है। इस पूरे पे पावर कितना है, 8 है।
अब देखिए डिमैवर थ्योरम हमें क्या कहता है, डिमैवर थ्योरम को समझिएगा। तो डिमैवर थ्योरम क्या कहता है, ये वाली चीज कट जाएगी, और डिमैवर थ्योरम क्या कहता है, ये वाला 8 जो है इससे आकर के गुणा हो जाएगा। देखो cos थीटा और I sin थीटा, इसका पावर अगर n लोगे बेटा तो cos ये n इसमें आके एंगल में इंटू हो जाता है, ठीक है, एंगल में इंटू हो जाएगा। इसे कहते हैं डिमैवर्स थ्योरम, ठीक है, डिमैवर प्रमेय इसको कहते हैं। आपका पावर आकर के इंटू हो जाता है, तो इसी प्रमेय का फायदा उठाएंगे डिमैवर थ्योरम का। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 8 आपका इसमें आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 8π/16 प्लस I sin 8π/16। 8 आके गुणा हो गया, नीचे भी वही कहानी चलेगी, 8π/16 माइनस I sin 8π/16, ठीक है। अब काटो इसको, 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 गुना 16, तो कितना हो जाएगा बेटा, cos 90 प्लस I sin 90, और फिर होगा cos 90 माइनस I sin 90। अब मुझे ये बताओ, cos 90 तो शून्य हो गया ना, cos 90 तो 0 हो गया, और sin 90 कितना हो गया, sin 90 आपका 1 हो गया, तो ऊपर प्लस I मिलेगा, नीचे आपको माइनस I मिलेगा। ये कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट -1। तो आपका इसका आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये एक लिमिट से क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो यहां हमने लिमिट लिया, x टेंड्स टू 0 लिया, और ये हुआ हमारा tan x माइनस साइन x अपॉन में x3। चाहे तो हम इसको लॉफ्टल से भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉफ्टल से बड़ा पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन x3। यहाँ से साइन x को कॉमन लेते हैं, साइन x को कॉमन ले लिया तो 1/cos x और -1 अपॉन एक x इसको दे देते हैं, x स्क्वायर के यहाँ रखते हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा कभी भी। अब देखिए, तो इसको हम करते हैं, इसको करेंगे तो ये तो साइन x अपॉन x तो ढो के लेके चलना ही पड़ेगा, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर इंटू cos x, ठीक है बच्चे। अब इसको करते हैं साइन x अपॉन x, अब इसको क्या होगा बेटा, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, इसका 2 साइन स्क्वायर x/2 हुआ, ये x स्क्वायर और ये cos x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो इसको ढो के ले चलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या बचा है मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x स्क्वायर इंटू cos x। यहाँ मैं अगर 4 करूँ, यहाँ 4 करूँ, तो ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ कैसा जाएगा, ये इसके साथ साइन x/2 बटे में x/2, इस पूरे का होल स्क्वायर चला जाएगा, तभी तो यहाँ पे x²/4 होगा। तो ये साइन थीटा बटे थीटा के फॉर्मेट में होगा, ये साइन थीटा बटे थीटा के फॉर्मेट में, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ 0 डिग्री जब लिखेंगे cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो 2/4 आया आपका। कितना मिला बच्चे, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर G1 और G2 किस में है बेटे, गुणोत्तर माध्य में है, A समांतर माध्य है दो संख्याओं के बीच का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको बनाता हूं मैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, A और B। तो G1 G2 आर टू ज्योमेट्रिकल मीन्स, तो यहाँ पे आपका G1 होगा और यहाँ पे G2 होगा, ठीक है, ये 2 ज्योमेट्रिकल मीन होंगे, और दो संख्याओं के बीच में एक अर्थमेटिक मीन ये होगा। तो इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ a + b/2 होगा, विच इम्प्लाई दैट a + b बराबर कितना होगा बेटा,
2a होगा। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना होगा 2a होगा। अब आते हैं इस पे, ये जो b होगा वो प्रथम पद और कॉमन रेशियो मान लो r है, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 - 1 हो जाएगा, तो b अपॉन a बराबर r क्यूब। चलिए इसको हम यूज करेंगे, जहां मुझे नीड होगी वहां पे मैं r क्यूब को यूज करने वाला हूं। फिलहाल मैं अगर जीवन लिखूंगा तो पहला गुणोत्तर माध्य क्या होगा a इंटू आर होगा, और दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा a इंटू आर स्क्वायर होगा। ये सारी प्लॉटिंग हो चुकी है, सारी चीज़ों को हमने लिख लिया, जहाँ जहाँ भी यूज होगा वो करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में जीवन की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, a इंटू आर लिखूंगा तो उसका स्क्वायर होगा, और G2 की जगह पे क्या लिख दूँ a आर स्क्वायर प्लस, फिर G2 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ a आर स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दूँ, और G1 की जगह पे क्या लिख दूँ a इंटू आर लिख दूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ क्या तुम्हें मिलेगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा a आर स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या मिलेगा a स्क्वायर आर का पावर 4, और नीचे है a इंटू आर। ठीक है, जीवन है a इंटू आर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो यहाँ पे a मिला हमें, और यहाँ पे आपका ये और ये आपका कटेगा a, और ये कटेगा आर क्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, आर क्यू अभी अभी तो निकाला था हमने, आर क्यू कितना निकाला था बेटा, आर क्यू निकाला था कितना b अपॉन ए, उसको उठा करके यहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए b अपॉन ए, ये कटा तो a प्लस बी हो जाएगा, और a प्लस बी अभी अभी हमने निकाला था वो किसके बराबर है, अगर समांतर माध्य है तो a प्लस बी अभी अभी निकाला था किसके बराबर है 2a के, तो c आपका राइट आंसर हो जाएगा, c आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। छठवां प्रश्न मैं आपको बता दूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि अगर a1 a2 g1 g2 और h1 h2 क्रमशः समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हैं, किन संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो दी गई संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो दी गई संख्याओं के बीच में a1, a2, g1, g2 और h1, h2 क्रमशः क्या है, समांतर माध्य हैं, गुणोत्तर माध्य हैं और हरात्मक माध्य हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने दो संख्या यहाँ a और b लिया, इसके बीच में दो समांतर माध्य रखा, ठीक है, और इसके बीच में दो गुणोत्तर माध्य रखा, और इसके बीच में दो हरात्मक माध्य रखा। बात आ गई समझ में? तो अब देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये हमने पढ़ रखा है जब प्रूफ में करा रहा था कि जब भी आप समांतर माध्य, दो समांतर माध्य या पहला और अंतिम, यहाँ दो ही समांतर माध्य हैं तो पहला और अंतिम हो गया, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। क्लास में कितनी बार मैंने प्रूफ कराया था कि पहले और अंतिम जब समांतर माध्यों को जोड़ा जाता है, पहले और अंतिम समांतर माध्यों को जोड़ा जाता है, अरिथमेटिक मीन को जोड़ा जाता है, तो पहले और अंतिम संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो ये आपका ये हो गया। उसी तरह में गुणोत्तर श्रेणी में हम पढ़ते हैं कि जब पहले और आखिरी दो ही हैं तो पहला आखिरी मिल ही जाएगा, तो पहला और आखिरी 1 और 2, पहला और आखिरी गुणोत्तर माध्यों का अगर मैं गुणा करूंगा तो पहले और आखिरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कुछ विशेष नियम है जो कि हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँचते हैं। तो देखिए HP की अपनी कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड किस पे करता है,
वो डिपेंड एपी पे करता है, तो आपको एपी पे इस पे कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, क्या एपी में ये नहीं होगा? 100% ये एपी में होगा, है ना, 100% ये एपी में होगा। अच्छा, यहाँ पे हर जगह आप ऐसे कॉमा लगाते चलिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन न रहे। तो इसमें आपका क्या रहेगा बेटा, ये एपी में हो जाएगा ना, ये एचपी में से ही चल रही है, तो इसी का उल्टा ये किस में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। तो अब एपी का अभी पढ़ा था कि दो समांतर माध्यमों का योगफल देखिए a1 + a2 किया था ना, a1 + a2 a + b था। उसी तरह अब ये मेरा a1 और ये मेरा a2 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर पहले और अंतिम पदों के योगफल के बराबर होगा। यही आपका मेन पार्ट था, यही मेन पार्ट था, यहीं से बन जाएगा। ट्रिकी अप्रोच का है। तो अब देखिए यहाँ पे h1 + h2 इसको कर दिया, इसको हल कर देते हैं, h1 × h2 और यहाँ a + b बटे में ab हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए h1 + h2 उसको रहने दीजिए, वही तो पूछ रहा है, उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे a + b तुम्हारा कितना हो जाएगा, a1 + a2 हो जाएगा अपॉन a × b कितना हो जाएगा, g1 × g2 हो जाएगा। अब इस पूरे को उठा के यहाँ भेजो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो तुम्हारा g1 यहाँ आ जाएगा और g2 यहाँ आ जाएगा। उसके नीचे ये मैंने h1 और h2 लिखा गुणा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इसके नीचे ये आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा। h1 + h2 के नीचे कौन आएगा बेटा, a1 + a2 आएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड 1 बचेगा। ठीक है, इस इधर साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही 1 आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। यही 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जहां जहां भी ट्रिकी अप्रोच लगेगा वो मैं बताता चलूंगा। काफी सुपर क्वेश्चन है जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो। पूरी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको लगाना, 2 बार 3 बार लगाना, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इसमें और बहुत इजी नहीं है, सब मॉडरेट सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है x = 2 + 2 का पावर 2/3 + 2 का पावर 1/3। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है कि हम भाई इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि इसको अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3, तो साफ साफ दिख रहा है कि यही पावर क्यूब है, तो दोनों और हमें क्यूब ही कराना पड़ेगा, क्यूब से ही वो बनेगा। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b होता है। ये क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ प्लस पढ़ाएं a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a + b। ठीक है, a + b का होल क्यूब का सूत्र बच्चे को मालूम है, a - b का भी मालूम है। x³ - 8 माइनस ये 3 दूना 6, तो ये बेटा 6x हो जाएगा, 6x, 3 दूना 6 होगा ना, तो इससे गुणा होकर आपका 6x² ये हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, x और x है, तो 3 दूना 6 6x² होगा और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 दूना 12x हो जाएगा। और ये बच्चे कितना हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 होगा और यहाँ देखिए 2 का पावर 2/3 है और फिर इसमें 1/3 जुड़ेगा, तो 2 का पावर 3/3 होकर ये 2 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 × 2 और इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप, तो देखिए यहाँ से आपने क्या माना था, x - 2 बराबर 2 का पावर 2/3 2 का पावर 1/3, तो जो यहाँ पे है 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3, इसकी जगह पे हम x - 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने x - 2 को लिखा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन है, तो अब प्लॉटिंग हमारी हो चुकी है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखेंगे इसको,
तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x लिख लिया, ठीक है, बराबर इस 8 को इस साइड भेज देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। अब प्लस ये 4 है, प्लस में 2 है, ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 दूना, ये 3 दूना आपका कितना हो जाएगा 6x, और 3 दूना 6 दूना ये -12 हो जाएगा। अब इस 6x को इस साइड भेजते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 12 में से 6 घटेगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। ये 8 4 12, 12 से ये पूरा कट जाएगा तो फाइनली आपको कितना बचेगा 2। तो आपसे पूछा क्या गया था बेटा, आपसे पूछा गया था कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको वैल्यू मिल चुकी है। वैल्यू आपकी कितनी होगी, वैल्यू आपकी 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम अगले प्रश्न पे, जो है कि हमारा कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि k का वह मान क्या है जिसके लिए ये जो द्विघात समीकरण दिया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2x माइनस k प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम हो, यानी कि इसके रूट्स का स्क्वायर का जो सम हो वो मिनिमम हो। इसके लिए इस k का जो कांस्टेंट है ये k, इसका मान कितना होगा। बहुत तगड़ा प्रश्न है ये, तो समझिए इस बात को। कुछ इंग्लिश वाले भी जुड़े होंगे, उनको भी मैं समझा दूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2x माइनस k प्लस 1 इजकल टू 0 इज मिनिमम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए, रूट अगर अल्फा और बीटा हम मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है, यही होता है। तो -b यानी कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, k माइनस 2 बटे में कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, k माइनस 2 आ जाएगा। यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल चुका है, k माइनस 2 मिल चुका है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c बेटे यहाँ पे कितना है, देखिए c आपका है -k प्लस 1 और a आपके लिए है 2, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं यहाँ से। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं लिख सकते हैं, बात तो ही पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, k माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चे, माइनस ब्रैकेट में k प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। अब आप ये और ये इसको काट दीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना, k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्लॉटिंग हमारी ये हो चुकी है इतने दूर की। अब देखिए ध्यान से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसको तोड़ोगे तो k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, k प्लस में 1 है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको सम मान लेते हैं s। तो s बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 3k और प्लस में 5 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटे dk के रिस्पेक्ट में करना है। 2k माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
तो मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है, डिफरेंस आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना होता है, शून्य। तो इसको शून्य किया 2k-3 विच इम्प्लाई दैट k की जो वैल्यू बेटा आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आएगी। और मिनिमम हमसे पूछ रहा है तो एक ही वैल्यू तो आई है, उसी में मिनिमम होना चाहिए। वैसे चेक करने के लिए कर सकते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। और 2 क्या है बच्चा, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए हम सबको मालूम है कि क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमम मिलता है, तो 100% 3/2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। किस पे मिनिमम मिलेगी बच्चे, 3/2 पे, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे देखते हैं। सारे प्रश्न शानदार हैं, जितने प्रश्न हैं सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। आगे देखते हैं, 47C4 प्लस 51C3 और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा 5। जे की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, 2 से, और यहाँ 52 माइनस जे और C3 है। थोड़ा घुमा करके पूछा गया प्रश्न है, इसी को हल करना है। तो 47C4 प्लस 51C3 प्लस, अब यहाँ से 2 को रखेंगे, अगर यहाँ पे 2 को रखेंगे तो 50C3 हो जाएगा, और यहाँ हम 3 को अगर रखेंगे तो ये 49 हो जाएगा, एक एक घटता जाएगा। और फिर 4 को रखेंगे तो 48 हो जाएगा, और फिर 5 को रखेंगे तो 47 हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के 5 तक पे रोका है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये और ये पास्कल रूल वाले पेयर बना रहे हैं। पास्कल का नियम क्या कहता है कि NCR-1 प्लस अगर NCR होगा तो उसको हम N+1 और CR लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये आपने बायनोमियल में पास्कल रूल पढ़ा होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये N है, CR है, और ये है NCR-1। R-1 क्यों है, क्योंकि 4 से 1 कम है, वहाँ पे 3 है। तो इसको पास्कल रूल से हम इसको क्या लिख सकते हैं, N+1 CR, यानी कि 48C4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये हमारा जो 48C4 है वो इस 48C3 के साथ क्या देगा, अब डायरेक्ट हम पेयर करेंगे, इसके साथ क्या देगा, 49C4 दे देगा इस सूत्र से। अब ये जो हमारा 49C4 है वो 49C3 के साथ जुड़ करके क्या देगा, 50C4 दे देगा। अब ये जो हमारा 50C4 है 50C3 के साथ जुड़ करके क्या दे देगा, 51C4 दे देगा, है ना। अब ये जो हमारा 51C4 है इस लास्ट वाले 51C3 के साथ जुड़कर जो है 51C4 हमको क्या दे देगा, 52C4 दे देगा। क्या दे देगा, 52C4, यानी कि कौन सा आंसर होगा बच्चे, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम जोड़े के जोड़े बनाते जाएंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लॉग का प्रश्न लिया है, बहुत ही प्यारा सा ये भी प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, लॉग ई, एक मिनट, लॉग ई बेस पे है 3 है, माइनस लॉग ई इज द बेस ऑफ 9 अपॉन 2 स्क्वायर है, प्लस लॉग ई इज द बेस ऑफ 27 और 3 स्क्वायर है, माइनस लॉग ई इज द बेस ऑफ 81 और 4 स्क्वायर है। ऐसा प्लस ऐसा डॉट 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 करके है। ठीक है, अब देखिए लॉग इज द बेस ऑफ 3। अच्छा, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग लिख सकते हो, 9 हो गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 3 लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, और 81 को क्या आप लिख सकते हो, 3 का पावर 4 और 4 स्क्वायर। 3 का 9 है, 27 3 81। ठीक है, अब लिखें log E3। अब ये वाला 2 आगे आ जाएगा log के रूल से, e इज द बेस ऑफ 3, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला 3 आगे आ जाएगा log के रूल से और 3 स्क्वायर। ये वाला 4 log के रूल से आगे आ जाएगा
और 4 स्क्वायर, ऐसा करके डॉट 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 चलेगा। सब में हम देख रहे हैं ये जो log e इज द बेस ऑफ 3 है, ये कॉमन जा रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 1 माइनस, ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/3 और ये कटेगा तो 1/2। अब यही बच्चा सोच में पड़ जाएगा कि यार यहाँ पे क्या लिखा जाए, इस जगह पे क्या लिखा जाए। तो जब भी आपको कोई सीरीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको दौड़ के किसके लिए जाइए, लॉग के लिए। कोई सीरीज अगर दिक्कत पैदा कर रही है तो डायरेक्टली किस पे चलना है बेटा, लॉग वाले पे। लॉग आपको ला करके दे देगा जो सीरीज आपको चाहिए होगी। तो यहाँ कुछ सीरीज हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रही कि क्या सीरीज लिखी हुई है, तो हम किसकी ओर चलेंगे, हम लॉग की ओर चलेंगे। तो हमें मालूम है कि log 1 + x क्या होता है, ये x माइनस x² 2 x³ 3 -x4/4 ऐसे चलता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह पे आप 1 को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा log 2। तो यहाँ 1 माइनस 1/2 1/3 1/4 ऐसा करके। तो देखो इस सीरीज ये सीरीज दोनों सेम है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो लॉग बेस ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, log e3 पहले से है गुणा, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, log इज द बेस ऑफ 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है बेटा, पहला ही ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी ट्रिगो का बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम है। 90 से कम में आप फ्री रहते हो क्योंकि 90 से कम में क्या होता है, 90 से कम में क्या होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि आपको सीधे सीधे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब इसको बनाते हैं तो कह रहा है कि tan थीटा में √6 ऐसा अनंत तक है। तब आपको बताना है कि बेटा sec² थीटा कितना होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है कि sec² थीटा कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये tan थीटा हो गया इज इक्वल टू 6। आपके √6 की शुरुआत किससे हुई है, √6 के सामने क्या है, tan थीटा। तो जहाँ भी √6 अनंत तक चलेगा वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वहाँ tan थीटा लिख सकता हूँ। अब दोनों ओर वर्क कर देते हैं, तो tan² थीटा बराबर 6 + tan थीटा। इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, तो tan² थीटा माइनस tan थीटा और -6 इज इक्वल टू 0। अब 3 दूना 6 पे बैठ रहा है ये, tan² थीटा -3 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा -6 बराबर में 0। अब इसमें से हम tan थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आएगा tan थीटा -3 और 2 कॉमन लेंगे तो tan थीटा -3 बराबर में 0। अब tan थीटा की 2 वैल्यूज आएंगे, tan थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी आई, तो tan थीटा की एक वैल्यू तो आई कितनी, -2, और tan थीटा की एक वैल्यू कितनी आई, 3 आई। -2 को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देख रहा है एक्यूट एंगल है, तो tan की वैल्यू आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, 90 से कम में नेगेटिव नहीं होगा। तो tan की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हमसे sec² थीटा पूछा जा रहा है, तो sec² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता है। तो 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बहुत शानदार से क्वेश्चन है ये। देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस अंडर में फिर sin थीटा आया, फिर अंडर में, ऐसा अनंत तक चले, और ये बराबर किसके है, ये इस बार दिया हुआ है, ये बराबर किसके है, sec² अल्फा के, तब फिर sin थीटा की वैल्यू निम्न में से किसके बराबर होगी। उसी ढंग का एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है। तो चलिए आपका देखिए यहाँ से sin थीटा जहाँ से शुरू हो रहा है, sin थीटा के अंडर में जितनी चीज़ें जा रही हैं वो किसके बराबर है, sec4 अल्फा के बराबर है। तो इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ से भी तो आपका sin थीटा के साथ ही चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो क्यों ना मैं इस पूरे की जगह पे sec² अल्फा रख दूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, sec4 अल्फा जी बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही आपकी इसी ढंग से हुई है, यही सेम सीरीज अंदर बन रही है। तो इसकी जगह पे आप उठा करके sec4 अल्फा को रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, sin थीटा प्लस sec4 अल्फा क्या दे देगा हमें, sec² अल्फा, और ये क्या दे देगा, sec4 अल्फा, ठीक है। sin थीटा यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं,
सेक 4 अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। साइन थीटा यहीं छोड़ा मैंने, इसमें से हम सेक स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो बेटा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो कहाँ हो गया, ये सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये एक हाइट एंड डिस्टेंस से लिया है, हालांकि हाइट एंड डिस्टेंस कम आता है एयरफोर्स में, ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी हो सकता है कभी कभी दे देता है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, चलिए 2 पोस्ट हैं, 2 खंबे हैं, एक 25 मीटर का है, एक 15 मीटर का है, और उनके सिरों से जो रेखाएं मिलाई जा रही हैं, एक खंबे को दूसरे खंबे के सिरों से जो रेखा मिलाई जा रही है वो उसके सिरे पर हॉरिजॉन्टल से मतलब क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों खंभों, ये पदों लिखा है, दोनों यहाँ पे खंभे होने चाहिए, दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों पोल्स के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। चलिए तो दोनों खंभों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से, एक ये पोल है, ठीक है, और एक ये दूसरा पोल है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी सी और ये डी हो गया। अब कह रहा है कि ये है 25 मीटर का, बड़ा वाला जो है 25 मीटर का है, और छोटा वाला जो है वो 15 मीटर का है। 15 मीटर का है ना, 15 मीटर का, ठीक है। एक 25 मीटर का है आपका, जो छोटा वाला है वो कितने मीटर का है बेटा, वो 15 मीटर का है। और कह रहा है कि सिरे से सिरा मिलाएं। देखिए सिरे से टॉप मिला रहे हैं, टॉप से टॉप मिला रहे हैं। तो टॉप से जब टॉप मिल रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ई नाम देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना कोण बना रही है बेटा, 45 डिग्री। बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न ही आते हैं एयरफोर्स में, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, बहुत ही ईजी फॉर्मेट के आते हैं, आराम से बना लोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 25 में से 15 घटेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ बेटा 10 होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, आपके दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ये दोनों खंभों के बीच की दूरी यही तो है, ये वाली डी और डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई और डी ले लो, उसमें कितना होगा बेटा, tan 45। tan 45 क्या होगा, 10/d, 10/d, ठीक है। tan 45 1 होता है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो है d जो है वो कितने मीटर आ जाएगी, 10 मीटर, दोनों 10 मीटर की दूरी पे हैं। तो B इज द राइट आंसर, B बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां ये प्रश्न है, देखिए यहाँ से, यहाँ इसमें आपको अरेंज करना है, मतलब इस इन्वर्स को हल करके इनमें से क्या आएगा। तो इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बट यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक की नीड नहीं है, यहाँ लॉन्ग वे में भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इतना तो मालूम है कि जो tan इन्वर्स का जो सूत्र लगता है, tan थीटा का जो सूत्र लगता है, उसके लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होगा। tan a + b का सूत्र अगर हमें मालूम है तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मालूम है कि नीचे जो होता है इस जगह पे 1 आना चाहिए, तो उसी को काट करके हटाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं tan इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a cos x है और -b है sin x, बटे में फिर b cos x है और प्लस a sin x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स। इसमें से cos x को बाहर ले लो तो हो जाएगा a - b और tan x, और इसमें से भी cos x को बाहर ले लो तो यहाँ b + a और ये tan x हो जाएगा, sin बटे cos, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कट रहा है इसको काट दिया, तो क्या मिला बच्चे, tan इन्वर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि फार्मूला लगाने के लिए 1 चाहिए, तो b को निकालेंगे और यहाँ से भी b को निकालेंगे। तो ऊपर से b को निकालेंगे तो a बटे में b आएगा tan x, और नीचे से हम b को निकालेंगे तो यहाँ 1 + a बटे में b और tan x आ जाएगा। अब ये b भी कट जाएगा। अब आप एक काम करेंगे, ये जो a/b है इसको क्या मानना है, tan थीटा मानना है, इसको क्या मानना है, tan थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा - tan x, और 1 +
tan थीटा इंटू tan x, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब tan इनवर्स, यहाँ पे tan थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, tan थीटा माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो फार्मूला होता है a माइनस बी का, है ना। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसी फार्मूले से टूट जाएगा, तो थीटा माइनस एक्स हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स a बाई बी। तो यहाँ भर दो, यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस में x, ये चीज़ हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, ये देखो 4 रूपों में पूछा जाएगा tan के साथ। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और b cos x और प्लस a sin x। एक तो ये प्रश्न ही हो गया हमारा, ये वाला था। दूसरा इनका फॉर्मेट ये हो सकता है a cos x और प्लस b sin x, ऊपर प्लस कर दिया, फिर a cos x b cos x माइनस a sin x। कुल जमा कहना है कि ये हमारे 2 फॉर्मेट में आ सकता है ये, ठीक है। अब ये अगर इस फॉर्मेट में आया है तो उसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको मैं क्लीनली लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन न रहे। ये तो हमारा प्रश्न ही है। अब इसी पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से, इसी पे मैं समझा दे रहा हूँ कि पहला तो फॉर्मेट ये होगा a cos x माइनस b sin x, b cos x प्लस a sin x। इसकी जो ब्रेकिंग होती है वो आपकी ये होती है, अगर पहले स्थान पे cos x है, अगर पहले स्थान पे cos x है तो आप ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के पहले आप क्या रखिए, प्लस रखिए, ब्रैकेट के पहले प्लस रखिए। यहाँ आपको लिखना है थीटा और बीच में माइनस x है तो माइनस x लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, थीटा की जगह पे आपको tan इनवर्स, ये जो शुरुआत वाले ऊपर नीचे है ना, तो वही आपको भरना है a अपॉन बी, कोई टेंशन नहीं है। तो बस अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक मालूम होता तो मैं यहाँ डायरेक्टली पहुँच जाता, ये मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाता, ये a वाला। बात आ गई समझ में। उसी तरह से दूसरा भी मैं आपको ट्रिक बता दूँ, बाई चांस अगर यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे माइनस हो जाए, तो देखिए पहले स्थान पे कॉस है तो ब्रैकेट के पहले क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और यहाँ लगेगा थीटा, और ऊपर देखिए ऊपर पहले प्लस है ना, अभी मैंने इसको क्या माना है, प्लस माना है, तो यहाँ आपको लगाना है प्लस और x उठा के लिख देना है। और थीटा बेटा क्या लिखना है, थीटा बराबर बताया था ना, थीटा बराबर tan इनवर्स, यही सामने वाला ऊपर वाला a बाई बी लिख देना है। इसी को उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में। तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। आगे भी इसमें की बनाई है शॉर्ट ट्रिक। 15वां देखिए, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये एक समीकरण दे रखा है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इसका हल समुच्चय क्या है। हल करने पर देखो कितना मिलेगा, बहुत आसान सा ये प्रश्न है डिटर्मिनेंट का। देखिए 7 2 9 कहीं ना कहीं आपको फिक्स किया होगा, क्योंकि पावर 3 जा रहा है, तो पावर 3 अगर हम बनाएंगे, बैठने बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं हेल्प किया है। तो देखिए 7 2 9 जोड़ने पर, 7 और 2 जोड़ने पर 9 हो रहा है, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं तो x प्लस 9 आएगा। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो भी x प्लस 9 आएगा, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी x प्लस 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एज इट इज़ रख देते हैं, यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, x रखते हैं और 2 रख देते हैं, और यहाँ पे 7 6 और x रख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया कि रो 1 में तीनों को जोड़ दिया, R1 R2 R3 कर दिया, ठीक है, और बराबर 0 कर लीजिए, चूँकि समीकरण है। ये x प्लस 9 को आप निकाल लीजिए, एक मूल तो आपको मिल ही जाएगा। 1 2 7 1 x और 6 और 1 2 और x, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लिया, एक वैल्यू x की कितनी आ चुकी है, -9 आ चुकी है। बाकी दोनों वैल्यूज़ के लिए इसको हल करते हैं, तो 1 2 7 इसको इसमें घटा दिए, 0 इसको इसमें घटा दिए, x - 2 इसको इसमें घटा दीजिए, -1 इसको इसमें घटा दीजिए, 0 इसको इसमें घटा दीजिए, और 2 - x, और 1 मिनट इसमें घटा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो ऐसे बड़ा पड़ेगा,
ठीक है, तो इसको इसमें घटा देते हैं, इसको 1 को उठा के इसमें घटा दीजिए तो 0, और 2 को इसमें घटा दीजिए तो 0, और इसको इसमें घटा दीजिए तो x माइनस 7 हो जाएगा। किया क्या मैंने, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटाया, कॉलम 2 में किसको घटाया, कॉलम 1 को, और कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को ही घटाया, कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को ही घटाया। ठीक है, अब इसको लेकर के आप खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, इसको लेकर के ओपन कर दीजिए, तो x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, बराबर में 0, तो 2 वैल्यू और मिल गई, x बराबर 2 और x बराबर 7, 2 वैल्यूज और मिल गई। तो कौन सा हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, बी वाला हो गया आंसर, है ना, 2, 7 और -9। आगे बढ़ते हैं, ये एक थ्योरी का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, किन्हीं 2 मैट्रिसेस ए और बी के लिए, किन्हीं 2 अवयवों ए बी के लिए निम्न में से हमेशा क्या सत्य होता है, निम्न में से हमेशा कौन सा चीज सत्य होगा। तो देखिए कह रहा है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए ऑलवेज ट्रू। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A में दूसरा मैट्रिक्स B को गुणा और एक मैट्रिक्स B में दूसरा मैट्रिक्स B को गुणा करेंगे तो दोनों हमेशा बराबर होगा। गलत है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि AB बराबर BA हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम सबको मालूम है। दूसरा कह रहा है AB बराबर BA इज नेवर ट्रू। कह रहा है कि AB बराबर BA कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, नेवर ट्रू। ये भी सेंटेंस गलत बोल रहा है कि भाई AB बराबर BA हो भी सकता है, बिल्कुल बराबर हो भी सकता है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा कि AB बराबर BA समटाइम्स होल्ड समटाइम्स नॉट होल्ड। कभी कभी AB बराबर BA हो जाएगा, कभी कभी AB बराबर BA नहीं होगा। तो ये C हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बोल रहा है कि कभी कभी AB बराबर BA होता है और कभी कभी AB बराबर BA नहीं भी हो सकता है मैट्रिक्स के केस में। ऐसा सिर्फ मैट्रिक्स के ही केस में होता है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। ये भी ट्रिकी अप्रोच का है। कह रहा है कि A इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर आपका 3 गुणा 3 वाला है ना, यानी कि आपका 3 गुणा 3 वाला मैट्रिक्स है, यानी कि आपका n कितना है, 3 है। कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता है ना, तो आपका n कितना है, 3 है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो आपका n कितना है बच्चे, 3 है। तीसरी का 9 मत कर देना, 9 नहीं होता है। 3 गुणा 3 का मतलब आपका n लिखा ऐसे जाता है, n गुणा n, तो आपका n एक सिंगल लीजिए, n आपका कितना होता है बेटा, 3 हो गया। ठीक है, बस अब इस पे आइए, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए एडजॉइंट और एडजॉइंट ए, इस पूरे का अगर आप मॉडुलस निकालते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर आपका होता है ए डिटर्मिनेंट n-1 का होल स्क्वायर। इसका आंसर बस याद रखिएगा, ये छोटे छोटे ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले हैं, ये सारे हम जब क्लास में लेते हैं तो ये सारे चीज़ों की PDF भी दे देते हैं बच्चों को, ये सारे फार्मूले उनको बंटवा दिए जाते हैं। ये सारे फार्मूले मैट्रिसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करीब 6 या 7 ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको बिल्कुल ही रटे रटाए होने चाहिए। तो फिलहाल डिटर्मिनेंट ए की कहीं वैल्यू मुझे मिल नहीं रही, तो मैंने डिटर्मिनेंट ए ही लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास n बेटा कितना है, n 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 3-1 का होल स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया। C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। फंक्शन का प्रश्न, बहुत तगड़ा सा प्रश्न लिया है फंक्शन का, और फंक्शन का ये प्रश्न है कि अगर fx, कह रहा है कि अगर fx जो है वो 1/1 - x है तो f o x कितना होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन x कितना होगा। तो सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के बनाते हैं। सबसे पहले इतना को लेते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f x, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन चला जाता है। तो f o f x का मतलब होता है f x। तो देखिए यहाँ पे f, ठीक, fx की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे f 1/1 - x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है,
f 1/1 - x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आइए यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, जब यहाँ x है तो यहाँ इस फंक्शन में क्या भरा जा रहा है, x, और जब यहाँ पे 1/1 - x है तो इस फंक्शन में क्या भरा जाएगा, x के जगह पे ये चीज़ भरी जाएगी जो यहाँ पे है। फंक्शन का रूल यही तो कहता है, फंक्शन का नियम यही तो कहता है कि जो भी रहेगा वो भरेंगे। तो ये रहेगा तो उसको x की जगह पे भर देंगे। अब इसको लाते हैं, 1 - x -1, ये ऊपर जाता है 1 - x, ये कटा तो 1 - x अपॉन -x हो गया, 1 - x अपॉन -x हो गया। यानी कि इतने की वैल्यू कितनी है, ये जो आपने हल किया है इतने की वैल्यू कितनी आई, 1 - x अपॉन -x, इतने की वैल्यू आ गई। ठीक है, बट अभी हमारा एंड नहीं हुआ है, अभी हमको निकालना क्या है बेटा, अभी तो हमको ये चीज़ निकालनी है ना, पूरा का पूरा निकालना है। तो अब आपका f और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस पूरे के पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये देखिए, इस पूरे की सॉल्यूशन क्या निकाली है, ये वाला निकाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1 - x। तो f और ये पूरा कितना आएगा, 1 - x अपॉन -x। अब फिर से वहाँ वापस आएंगे, तो जब भाई x था तो हम x रख रहे थे, जब 1/1 - x है तो हम 1/1 - x रख रहे थे। तो अब जब इतना है तो हम x की जगह पे ये इतना रखेंगे, 1 - x और -x रखेंगे, तो 1 ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा x 1 - x से कटा, तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई, x। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटे x। बहुत तगड़े, बहुत ज़बरदस्त से क्वेश्चन है, ट्रिकी अप्रोच के हैं सारे। ये देखिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि अगर फंक्शन f(x + 1/x) इतना है, x² + 1/x² है, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं देगा। क्यों देगा भाई, 0 के बराबर रखोगे तो अनंत नहीं पहुँच जाएगा, इसीलिए पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है, पहले ही बोल दिया है कि भाई 0 हमें नहीं लेना है, तो आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो 0 नहीं लेना है, तब आपको इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है ना। कह रहा है कि अगर x + 1/x इतना है तो fx कितना होगा, fx कितना होगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, कैसे बनता है। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो जो यहाँ पे रहेगा, जो भी आपका यहाँ पे है फंक्शन के साथ, समझिए इस बात को, ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो जो फंक्शन के साथ चीज़ रहेगी उसको मानते हैं y। तो फंक्शन के साथ मेरे पास ये है x 1/x, इसको मानते हैं y, इसको क्या मानेंगे बेटा, y मानेंगे। ठीक है, तो अब दोनों और वर्क कर दो, तो x² 1/x² + 2x × 1/x बराबर में y²। अब x² 1/x² प्लस ये और ये कटा, y² -2 इधर हो जाएगा, इसको 2 को उस साइड भेज देते हैं, 2 को मैंने उस साइड भेज दिया कटने के बाद, तो अब यहाँ बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब इस प्रश्न पे आते हैं f, जहाँ पे ये पोर्शन है इसको मैंने क्या मान रखा है, y, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, y बराबर पे, जहाँ ये है इसका अभी वैल्यू क्या निकला है, y² -2 निकला है, यही निकला है। अब एक प्लॉटिंग आपकी हो चुकी है, देखिए ये वाली है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर y है तो यहाँ y है, यहाँ z है तो यहाँ z है, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा। उसी तरह फंक्शन ये कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे x रख लूँ, तो जब मैं यहाँ पे x रखूँगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा, तो x² -2 हो जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है, हमसे यही तो पूछा जा रहा है, इसी फंक्शन की वैल्यू तो पूछी जा रही है। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कहाँ है, C इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले 20वें प्रश्न पे आ रहे हैं। ये भी तगड़ा सा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें इस फंक्शन का डोमेन आपसे पूछा गया है। इस फंक्शन का क्या पूछा गया बेटा, डोमेन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, डोमेन निकालते समय हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि डोमेन में कभी भी इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, ना ही इमेजिनरी आना चाहिए।
अनंत और काल्पनिक इमेजनरी से बच के रहना है। तो इमेजनरी वैल्यू नहीं आती है किसी भी डोमेन में और इन्फिनाइट वैल्यू नहीं आती है, बाकी सारे रियल वैल्यूज आते हैं। डोमेन डील किसको करता है? रियल वैल्यूज को डील करता है, ठीक है। डोमेन इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत। प्रांत की डीलिंग किसके साथ होती है? केवल रियल वैल्यूड फंक्शन के। इस फंक्शन को कहा ही जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि वास्तविक फलन इसको कहा जाता है। तो वास्तविक फलन के लिए ही डोमेन काउंट होता है। तो दो चीज़ों से बचना है बेटा। किससे बचना है? इमेजनरी से, और किससे? अनंत से या इन्फिनाइट से। तो देखते हैं, तो डोमेन निकालने के लिए जाहिर सी बात है, अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, अगर हमारा फंक्शन ये कुछ ऐसा है, इसकी डोमेन निकालने के लिए ये जो अंदर है 9 - x², या तो वो बड़ा होना चाहिए 0 से, या तो बराबर हो जाए। 0 से मुझे कोई परहेज नहीं, 0 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अनंत पहुंचाएगा नहीं। 0 भी एक काउंटेबल वैल्यू होती है, तो 0 ले सकते हैं। 0 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से कम होगा तो इमेजनरी पहुंच जाएगा, तो वो कभी भी आपका डोमेन नहीं होगा। तो डोमेन होने के लिए अंदर जो है 9 - x², या तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको तोड़ते हैं, तो इसको 3 - x और 3 + x ऐसा कुछ होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब मुझे दो टर्मिनल पॉइंट यहाँ मिल चुके हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो मुझे दो वैल्यू मिलेगी x की। एक वैल्यू क्या मिलेगी x की? -3 मिलेगी। एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, ठीक है। इधर आपका इन्फिनाइट और इधर आपका क्या हो जाएगा? -इन्फिनाइट, ठीक। अब माइनस और 3 के बीच में हमको चेक करना होता है, हम चेक करना, तो ये काम तुम रफ में कर लेना, ठीक है। रफ में कहीं पे इसको चेकिंग होती है, तो -3 के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा, या -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। इसके बीच में तो आप अनंत संख्या भर सकते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर संख्या ले लिया, कोई जरूरी नहीं कौन सा लेना है, कोई भी पर्टिकुलर संख्या ले लिया। मान लो मैंने 0 ले लिया, तो जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 3 × 3 आ रहा है, 100% ये 0 से बड़ा है, 100% 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे आप कहाँ रहोगे? इतने दूर पे आप पॉजिटिव रहोगे। ऑल्टरनेट से चलता है तो इधर आप नेगेटिव रहोगे, इधर नेगेटिव रहोगे, तो इतने दूर में आपको पॉजिटिव रहना है। तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको पॉजिटिव रहने के लिए तो कहा जा रहा है। तो आप ले लीजिए, आपका डोमेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -3 क्या शामिल करोगे? हाँ शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि -3 पे 0 आ रहा है, 3 पे भी 0 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो -3 और 3 भी शामिल होगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो -3 और 3 शामिल करते हुए उसके अंदर की सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। -3 भी लेना है, 3 भी लेना है, और उसके अंदर की सारी वैल्यूज लोगे तो हमेशा क्या रहोगे बेटा? पॉजिटिव रहोगे। और पॉजिटिव ही तो कह रहा है, पॉजिटिव ही तो कह रहा है। तो आपको क्या, आपकी डोमेन क्या हो गई? आपकी डोमेन हो गई सी, आप इसके बीच में ही रहोगे। आगे बढ़ते हैं। 21वां, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। दो समांतर तल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र सबको मालूम है ना? जैसे दो समांतर रेखाएं होती हैं, ax + by + c1 = 0, दूसरी समांतर रेखा ax + by + c2 = 0। दो समांतर रेखाएं ये हो गई, इनके बीच की दूरी सबको मालूम है कि c1 - c2 करना है, मॉड लगा दो और √a² + b² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से दो तलों के बीच की दूरी भी सेम वही फार्मूला लगता है। तो देखिए, ये पहला तल है मेरा, ठीक है, ये इस तरह से होगा, 3D में होगा, पहला तल हो गया ये हमारा, और इसी के पैरेलल ये दूसरा तल हो गया। दोनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। दूसरा तल देखते हैं। दूसरा तल स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं। 3 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2x - y + 3z, और वहाँ -1 हो जाएगा, बराबर में 0। 3 को उधर भेज दो, 2x - y + 3z - 1 = 0। तो अब ये किस में आ चुका है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए 2x - y + 3z - 1 = 0। तो दो रेखाएं पैरेलल होती हैं जब ये पोर्शन 2x - y और 2x - y बराबर हो जाए। और दो तल कब होते हैं? दो तल कब होते हैं पैरेलल? जब ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन बराबर हो जाए। तो दोनों बराबर है ना, तो दोनों तल क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के।
तो पैरेलल होंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी डिस्टेंस, वो ये वाली चीज़ ले लेंगे, ये d1 माइनस d2 बटे में अंडर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सूत्र आपका लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे d1 बेटा कितना है 4 है और d2 कितना है -1 है ये, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस -1 का होल स्क्वायर और प्लस ये c 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए 4 और 1 5 हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 और -1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 3 का 9, 5 अंडर रूट 13 होगा, 5 बटे अंडर रूट 13। आई थिंक कहीं पे गड़बड़ है, मैं देख लेता हूँ। 9 4 13 1 14 होगा ना, 9 4 13 1 14, सॉरी 14 होगा, यहाँ पे 13 नहीं होगा, ठीक है। तो 13 नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ पे 14 होना चाहिए। तो आपका कौन सा आंसर होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट आंसर, 5/14 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं 22वें प्रश्न पे। 22वां कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू वाला, तो इसको हमेशा अंग्रेजी में देखना। हिंदी में होता है ग्रामर में मिस्टेक की वजह से ये पहले आ जाता है, अंग्रेजी में विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाला ही लेंगे। कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव इसके सापेक्ष, ठीक है, tan इनवर्स होल अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का अवकलन किसके सापेक्ष आपको लेना है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष लेना है, ठीक है बेटा। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू वाला कैसे बनता है, तो इसका नियम है, अंग्रेजी में देखना, अंग्रेजी में ही देखना इसको, ठीक है। हिंदी में हो सकता है कभी ग्रामर से ऐसा कर देगा, इसके सापेक्ष इसका अवकलन, तो वो कर सकता है हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं बदल सकता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू के पहले वाले को u लेंगे, इसको क्या लेंगे बेटा, u लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाले में क्या लेंगे, v लेंगे, v बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x को हम tan थीटा मान लेते हैं, मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan का सेक स्क्वायर थीटा होगा, रूट हटेगा -1 अपॉन में क्या होगा बेटा, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये tan इनवर्स 1/cos थीटा, यानी कि यहाँ पे cos थीटा भेज दो और उसी cos थीटा को नीचे लाओ, 1/cos थीटा होगा ना, और साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हो tan थीटा को। अब देखो यहाँ पे ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये कटा ये कटा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो u बराबर इन्वर्स के साथ tan खत्म हो जाएगा, कितना बचा, थीटा बाई 2, और आपने इसको क्या मान रखा था, इसको क्या मान रहा था, थीटा को क्या माना था, tan इनवर्स यहाँ से लेंगे ना इस जगह से, थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी कि u की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x बटे 2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स x बटे में 2 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो u की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 tan इनवर्स x, और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/2 tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1/x²। ये भी तो कोई समस्या ही नहीं थी, u में ही समस्या थी, v में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, v में तो डायरेक्ट सूत्र इसका होता है, इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इनवर्स में डायरेक्ट सूत्र होता है, तो dv/dx बराबर 2, इसका क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है। अब सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है आपको du बटे dv निकालना है, क्या निकालना है बेटा,
डी यू बटे डी वी, तो ये क्या करेंगे डी यू बटे डी एक्स, और नीचे क्या करेंगे डी वी बटे डी एक्स, दोनों डिवाइड करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा हाफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटा तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो बढ़ते हैं अंतिम पायदान पे हम हैं। चलिए यहाँ भी के सापेक्ष ही लिया है डेरिवेटिव, लेकिन उससे थोड़ा सा इजी है क्योंकि डायरेक्ट सूत्र लग रहा है। कह रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ u ले लिया तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम 2 tan इनवर्स x डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, भी को हमने लिया कितना बेटा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लीजिए, आपको डी यू बाई डी वी चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स में से डी वी बाई डी एक्स को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटा, कितना आंसर आया 2 बटे में 3, कितना आंसर आया 2 बटे में 3, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लिया गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सारे बच्चों ने पढ़ा है। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब डिफरेंशिएट करने पर वो 0 से बड़ा है, और डिक्रीजिंग कब होता है, जब डिफरेंशिएट करने पर फंक्शन का मान 0 से कम है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान फलन है, इसको आप हिंदी में वर्धमान और ह्रासमान फलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये फंक्शन एक दे रखा है, ये फंक्शन एक दे रखा है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस 1। इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में, इनमें से किस इंटरवल में, किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा, किस अंतराल में इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करोगे तो 3 दूना 6 6x स्क्वायर और 15 दूना 30x और प्लस हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी तो इंक्रीजिंग में जाएगा, ये पूरा का पूरा अगर 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो इस पूरे द्विघात समीकरण को, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या रखना है बेटा, 0 से बड़ा रखना है। तो पहले इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करते हैं, तो देखते हैं हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। पहले तो इसको 0 के बराबर 6 को निकाल दीजिए, 6 कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर थोड़ा हल्का कर लीजिए, 6 6 36 ग्रेटर देन 6 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको हल करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर 6 के लिए 3 और 2 पे आएगा, 3x माइनस 2x और प्लस में 6, तो यहाँ पे आपका x और x माइनस 3 फिर माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये टूटेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 में। तो ये टूटा किस में, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अब आपको 2 टर्मिनल पॉइंट मिल चुके हैं। 2 टर्मिनल पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 और 3। ठीक, टर्मिनल पॉइंट हमें मिल चुके हैं, कौन कौन से, 2 और 3 मिल चुके हैं। यानी कि एक टर्मिनल पॉइंट कौन होगा, 2, और दूसरा कौन होगा, 3। 2 और 3, ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट मिल चुके हैं। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आप मैंने ले रखा है, इसलिए कि थोड़ा सा आपका अब एग्जाम थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल आ सकता है आप में। तो कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 और 3 टर्मिनल पॉइंट है, 2 और 3 के बीच में क्या 2.5 आ सकता है, तो यहाँ पे 2.5 रख के चेक होगा, 2.5 रख के चेक होगा, तो 2.5 रख के चेक होगा तो 0.5 ही आएगा, ये माइनस 0.5 आएगा। यानी कि यहाँ पे आप नेगेटिव पहुँच जा रहे हैं, इसके बीच में आप कहाँ रखोगे, नेगेटिव। तो फिर पॉजिटिव कहाँ रखोगे, पॉजिटिव कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, और यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे। तो आपसे पॉजिटिव ही तो रहना है, आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मतलब आप 0 से बड़े पे रहोगे, तो पॉजिटिव के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक रहना है, देखिए
ये लगा दिया माइनस अनंत से 2 और फिर 3 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ रहना है, माइनस इन्फिनिट से 2 पे आप देखो पॉजिटिव हो और 3 से लेकर इन्फिनिट पे पॉजिटिव हो, यानी कि इस अंतराल में, इन दोनों अंतराल में आप बड़ा हो 0 से, यानी कि आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग है फंक्शन। किस अंतराल में, किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, इस अंतराल में इंक्रीजिंग है, इंटरवल में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, 25वें क्वेश्चन पे। ये मैक्सिमम मिनिमम से मैंने लिया है, बहुत ही आसान सा ये भी प्रश्न है। देखो यहां से ध्यान से, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x, तो x माइनस 2 डी डी एक्स, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर डी डी एक्स, फिर x माइनस 2 होगा, ठीक। तो f डैश x हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2x माइनस 3 प्लस फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको 0 करिए, यहाँ से कॉमन कुछ जा रहा है, यहाँ से x माइनस 3 को आप कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 3 को कॉमन करेंगे, ये अंदर आएगा 2x माइनस 2 2 जा 4 प्लस यहाँ x माइनस 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 3, 3x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका f डैश x आ गया। तो f डैश x आपका कितना आया, x माइनस 3, 3x माइनस 7। अब इसको क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी 0 करने पर। एक वैल्यू क्या मिलेगी 3 और एक वैल्यू क्या मिलेगी 7/3। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके बाद आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करके चेक करते हो, डबल डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो उसमें काफ़ी समय चला जाता है। डबल डिफरेंशिएशन देखिए ना, इसका फिर u भी लगाना पड़ेगा, काफ़ी समय आपका इसमें चला जाएगा, वो मैं बचा ले रहा हूँ। आपका सीधा सीधा है कि जो भी टर्मिनल पॉइंट से जो भी वैल्यूज आप आ रहे हैं, ये ट्रिक है आपके, समझ जाइए। इतने करने के बाद रुक जाइएगा, इसकी ट्रिक समझ लीजिए। जो भी मान आए हैं उठा करके सीधे फंक्शन में रख दो, जो भी मान है उठा के सीधे फंक्शन में रख दो, अपने पता चल जाएगा कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है। चलिए 3 मैं रखने जा रहा हूँ, तो 3 मैं इस फंक्शन में अगर रखूँगा तो साफ दिख रहा है मुझे कि 3 जैसे ही रखा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और फिर 7/3 रखते हैं, यहाँ पे 7/3 रखिए, फंक्शन में 7/3 रखिए, तो 7/3 रखेंगे तो 60/3 माइनस 2 और 7/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, 3 दूना 6, 1/3 हो गया और 3 का 9, ये 2 माइनस 2/3 का स्क्वायर हो गया, तो 1, 2 दूनी का 4 और 3 का 9, 4/27। अब बताइए मुझे कि कौन बड़ा, 0 बड़ा कि 4/27 बड़ा। जाहिर सी बात है 4/27 मैक्सिमम वैल्यू होगी और 0 इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 3 पे, और मैक्सिमम किस पे आ रही है, 7/3 पे। तो डबल डिफरेंशिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, कौन सी है, 4/7। क्लास को एंड करते हैं। बहुत सारे एडवांस कैटेगरी के क्वेश्चन लिए हैं और ग्रिप के साथ स्टडी करेंगे और बने रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। इस तरह के और भी सेट्स हम आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।